स्टडी इन। आज ये हमारी ग्राफ थ्योरी की चौथी क्लास है। 3 क्लास हमने पहले देख ली थी। आज की क्लास में मैं आपको बहुत कुछ इंपॉर्टेंट करवाने वाला हूं, और जहां तक मुझे पता है वहां तक मैंने पीछे वाले तीनों क्लास में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट करवाया था। ठीक है, अभी देखिए ये जो क्लास होगी ये भी काफी इंपॉर्टेंट होगी। इसमें भी जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवाने जा रहा हूं वो क्वेश्चन कभी ना कभी किसी ना किसी ईयर में पूछे गए हैं। तो आप प्लीज इन क्वेश्चंस को अच्छे से देखना, और जो डेफिनेशन है वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, डेफिनेशन को ध्यान में रखना इतना जरूरी नहीं है। आपको मैं जो डायग्राम बताता हूँ, डायग्राम समझाता हूँ, उन डायग्राम्स को याद रख लोगे तो डेफिनेशन अपने आप बना के लिख सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज हम देखते हैं दिस्ट ग्राफ के बारे में, दिस्ट ग्राफ के प्रकारों के बारे में। दिस्ट ग्राफ के बारे में तो मैंने आपको पहले बता दिया है। आज हम देखते हैं दिस्ट ग्राफ के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में समझते हैं। सबसे पहला है आपके पास में सरल दिस्ट ग्राफ, जिसे हम बोल सकते हैं सिंपल डायग्राफ भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? सिंपल डायग्राफ। ठीक है, डायग्राफ का मतलब डायरेक्टेड ग्राफ भी बोल सकते हो इसको आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो सिंपल डायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है वो देखिए। सबसे पहले आप तो सरल दिस्ट ग्राफ होता है, जैसे आपने सरल ग्राफ पढ़ा था। सरल ग्राफ क्या होता है? वह ग्राफ जिसमें समांतर कोरे और लूप विद्यमान नहीं हो। इसका मतलब वह ग्राफ जिसमें पैरेलल एजेस और लूप जो है वो विद्यमान ना हो, पास विद्यमान ना हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? सरल ग्राफ। तो सरल दिस्ट ग्राफ की परिभाषा भी सेम, बिल्कुल सेम ऐसी की ऐसी ही है कि वह दिस्ट ग्राफ जिसमें समांतर कोरे अर्थात पैरेलल एजेस और लूप अर्थात पास विद्यमान नहीं हो, तो उसे हम बोलेंगे सिंपल डायग्राफ। ठीक है, हो गई डेफिनेशन। उसके बाद देखो प्रतिसंमित दिस्ट ग्राफ क्या होता है? प्रतिसंमित दिस्ट ग्राफ भी एकदम सिंपल है कि यदि किसी दिस्ट ग्राफ में किन्हीं भी दो शीर्षों के मध्य अधिक से अधिक एक दिस्ट कोर हो, मतलब कि अधिक से अधिक एक दिस्ट कोर होनी चाहिए। ठीक है, परंतु कोई पास विद्यमान नहीं है, तो देखो इसमें क्या है? सिंपल सी डेफिनेशन है कि ऐसा दिस्ट ग्राफ जिसमें जितने भी आपको शीर्ष दिए गए हैं, इन शीर्ष में अधिक से अधिक एक कोर होनी चाहिए। मतलब एक कोर से ज्यादा कोरे नहीं होनी चाहिए शीर्षों के बीच में। जैसे मान लो मैंने इसको मिला दिया, एक इसको मिला दिया, ठीक है, और एक इसको मिला दिया, तो एक एक और ये सभी में। अब मैं अगर ऐसे कर दूंगा ना, इसमें एक कोर और बना देता हूं, तो वो क्या हो जाएगा? प्रतिसंमित दिस्ट ग्राफ नहीं रहेगा फिर ये। ठीक है, तो प्रतिसंमित दिस्ट ग्राफ के लिए डेफिनेशन है कि अधिक से अधिक एक दिस्ट कोर होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी दो शीर्ष है आपके पास में, कोई भी दो शीर्ष के बीच में अधिक से अधिक एक कोर। ठीक है, तो आपने पढ़ा भी होगा, अधिक से अधिक बोले तो न्यूनतम ले लो। जैसे अधिक से अधिक एक कोर होनी चाहिए, इसका मतलब एक कोर भी हो सकती है और इससे कम जीरो भी हो सकती है। तो हो सकता है कि इसके बीच में कोई कोर नहीं हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान रखना, अधिक से अधिक एक कोर होनी चाहिए दो शीर्षों के बीच में, एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो उसे हम बोलेंगे प्रतिसंमित दिस्ट ग्राफ। उसके बाद देखो सममित दिस्ट ग्राफ, देखो क्या होता है। सममित दिस्ट ग्राफ भी एक बिल्कुल सिंपल है एकदम से, कि वह दिस्ट ग्राफ एक सममित दिस्ट ग्राफ कहलाता है यदि इसमें किन्हीं दो शीर्षों वी आई कोमा वीजे के मध्य एक कोर है, तब वीजे वी आई के मध्य भी क्या होनी चाहिए? एक कोर विद्यमान होनी चाहिए। इसका मतलब देखो क्या होता है, साफ सी बात है। जैसे मैंने ये डायग्राम ले लेता हूं, यहाँ पे ये V1, ये V2, V3 और V4 हो गया। ठीक है, जैसे ये मैंने एक ग्राफ बनाया है सिंपल सा एकदम से। ठीक है, अब देखो V1 और V2 के मध्य यदि एक कोर है ना, तो इसका मतलब V2 से V में भी क्या होनी चाहिए? एक कोर होनी चाहिए। तो इसको हम बोलेंगे क्या? सममित दिस्ट ग्राफ। तो इसमें डायरेक्शन भी होगी, जैसे ये डायरेक्शन दे दी मैंने आपके पास में। अब देखो V1 से V2 के मध्य एक कोर है, तो V2 से V1 के मध्य भी एक कोर होनी चाहिए, तो इसे बोलेंगे हम सममित दिस्ट ग्राफ। लेकिन अभी इसको सममित दिस्ट ग्राफ नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि देखो सभी के बीच में नहीं है ना ये। जैसे V4 से V1 के बीच में है, तो V1 से V4 के बीच में भी होनी चाहिए। V3 से V4 के बीच में है, तो V4 से V3 के बीच में भी होनी चाहिए। V2 से V3 के बीच में है, तो V3 से V2 के बीच में भी होनी चाहिए। अब हम बोलेंगे इसको, अब ये है आपके पास में सममित दिस्ट ग्राफ, या इंग्लिश में इसको बोल सकते हो आप सिमेट्रिक डायग्राफ, और इसको इंग्लिश में बोल सकते हो एसिमेट्रिक डायग्राफ। ठीक है, तो ये सिंपल डेफिनेशन थी। एक बार आप डेफिनेशन देख लीजिए कि सरल दिस्ट ग्राफ क्या होता है। एक दिस्ट ग्राफ जिसमें कोई पास
तथा समांतर दिष्ट कोरे नहीं है। मतलब समांतर, हम यहाँ पे दिष्ट ग्राफ की बात कर रहे हैं, इसका मतलब दिष्ट कोरे नहीं होनी चाहिए, तो एक सरल दिष्ट ग्राफ कहलाता है। उसके बाद देखो प्रतिसंमित दिष्ट ग्राफ क्या है कि यदि किसी दिष्ट ग्राफ में किन्हीं भी दो शीर्षों के मध्य अधिक से अधिक एक दिष्ट कोर हो, ठीक है, तो परंतु पास विद्यमान नहीं है, तो प्रतिसंमित दिष्ट ग्राफ कहलाता है। ये 2008 में पूछा गया है, और सममित दिष्ट ग्राफ है, ये भी 2008 में ही पूछा गया है। इसकी डेफिनेशन देखो क्या है कि दिष्ट ग्राफ एक सममित दिष्ट ग्राफ कहलाता है यदि इसमें किन्हीं दो शीर्ष, जैसे आपको दो शीर्ष दे दिया VI और VJ, तो VI और VJ के बीच में एक कोर है, तो आपके पास में VJ से VI के बीच में भी एक कोर विद्यमान होनी चाहिए। अगर वो विद्यमान है, इसका मतलब उसे बोलेंगे सिमेट्रिक डायग्राफ या सिमेट्रिक डायरेक्टेड ग्राफ। समझ में आ गया होगा आपको। अब हम देखते हैं ग्राफों पर संक्रिया के बारे में, ठीक है। ग्राफों पर संक्रिया के बारे में आपको पता होना चाहिए, यानी कि ऑपरेशंस ऑन ग्राफ्स। देखो क्या होता है, सबसे पहले हम देखेंगे दो ग्राफों का संघ। देखिए, अब देखिए दो ग्राफों का संघ हम कैसे निकालेंगे, बिल्कुल सिंपल सा एकदम से। देखो हमको सबसे पहले निकालना है यूनियन ऑफ ग्राफ्स, ठीक है। तो देखो यूनियन ऑफ ग्राफ्स यानी कि अगर आपको किसी ग्राफ का यूनियन करना है तो कम से कम आपके पास में दो ग्राफ तो होनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि आपके पास में दो ग्राफ है, एक तो G1 है और एक G2 है। G1 के अंदर क्या है, V1 तो क्या शीर्ष है और E1 क्या है, कोरे है। इसी प्रकार G2 के अंदर भी V2 तो कोरे है और E2 के आपके पास में, सॉरी, V2 तो शीर्ष है और E2 के आपके पास में कोरे है, ठीक है। तब G को हम यूनियन ऑफ G1 एंड G2 बोल सकते हैं, यानी कि G1 यूनियन G2 हम बोल सकते हैं। लेकिन कब बोलेंगे इसे, हम तब बोलेंगे जब V, जैसे मान लो कि यूनियन जो होगा G1 और G2 का, मान लो G बराबर VE है, ये मान लिया हमने, ठीक है। VE आपके पास में क्या है, G है, यानी कि G1 और G2 का यूनियन है, ठीक है। तब हम बोलेंगे कि V तो बराबर होगा V1 यूनियन V2 के, तथा E बराबर होगा E1 यूनियन E2 के। अगर ऐसा हो रहा है तब हम क्या बोलेंगे कि जो G है वो क्या आपके पास में यूनियन ऑफ G1 एंड G2, ठीक है। समझ में आ गया होगा। फिर से डेफिनेशन देख लीजिए एक बार। डेफिनेशन देखो क्या है, ये 2012 में पूछा गया है, इसके अलावा भी और काफी बार पूछा जा चुका है, लेकिन मुझे ये 2012 में मिला था एक बार, है ना। तो आपको ये आज से समझना है कि दो ग्राफों G1 बराबर V1 E1 तथा G2 बराबर V2 E2 का संघ यानी कि यूनियन, वह ग्राफ G बराबर VE है जहां V तो आपके पास में है V1 यूनियन V2 और E आपके पास में है E1 यूनियन E2। तो इसे हम G1 यूनियन G2 द्वारा निरूपित करते हैं, ठीक है। आ गया होगा समझ में, ठीक है। अब देखो इसका जो ये एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को समझ लीजिए एक बार, ठीक है। बहुत ही इजी एग्जाम्पल है। जैसे आपको ये दो ग्राफ आपको दिए गए हैं, इसको मैंने G1 नाम दिया, इसको मैंने G2 नाम दिया है, और अब आपको इन दोनों का क्या करना है, यूनियन करना है। तो चलो आपको अभी समझा देता हूं एक बार। अभी देखिए हमको यहाँ पर G1, इसको मैंने G1 नाम दे दिया G1, और इसको मैंने G2 नाम दे दिया। अभी आपको G1 और G2 का यूनियन करना है, इसका मतलब दोनों का यूनियन करना है। आप देखो यूनियन कैसे निकालते हैं, सिंपल सा एकदम से। यहाँ पर V तो होगा, जैसे मान लो इसको हम G बोलेंगे और G बराबर इसको VE हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे V क्या होंगे, इन दोनों के शीर्ष, इन दोनों के शीर्ष का यूनियन। इसमें देखो V1 है, V2 है, V3 है, V4 है, इसमें V4 है, V2 और V5 है, यानी कि टोटल कितने, 5 शीर्ष आपको दिए गए हैं। तो आप सबसे पहले पांचों के पांचों शीर्ष यहाँ पे लिख लीजिए। जैसे मान लो ये लिख दिया मैंने V1, ये लिख दिया मैंने V2, ये लिख दिया V3 और ये लिख दिया मैंने V4, ठीक है। तो ये 5 शीर्ष तो मैंने यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद में पांचवा शीर्ष, सॉरी 4 शीर्ष तो मैंने यहाँ पे लिख दिए, 5वां शीर्ष और बच गया आपके पास में। इसको कहीं पे भी आपकी इच्छा है वहां पे लिख दो, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको आराम से, ये मैंने लिख दिया V5। अब देखो इसमें शीर्ष, जो शीर्ष तो हमने लिख लिए हैं 5 सभी की सभी। अभी हमको यहाँ पर कोरे बतानी है, तो कोरे क्या होगी, कोरे भी वही होगी, E1 की कोरे और E2 की कोरे, दोनों का यूनियन कर दो। तो देखो कैसे करेंगे यूनियन, वो देखो यहाँ पे V1 V2 है, इसमें V1 नहीं है ना, तो V1 V2 के बीच में एक कोर है E1, तो यहाँ पे बना दीजिए E1, ये बना दी मैंने E1। फिर देखो V2 और V3 के बीच में, देखो V2 और V3 के बीच में एक ही कोर है, इसमें V3 है नहीं है, तो इसका मतलब हम डायरेक्ट बना देंगे V2 और V3 के बीच में E3, ठीक है। ये मान लो यहाँ पर है,
ये E3 हो गया। फिर देखो V1 और V3 के बीच में E2 ही है केवल, इसमें V1 है ही नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आ गया E2। उसके बाद देखो V2 और V4, इसमें भी है V2 और V4, इसमें भी है V2 और V4, तो दोनों की कोर को यूनियन करके लिखना है। तो देखो इसमें E4 है, इसमें E4 और E6 दोनों है, तो आपको दोनों बनानी होगी। इसका मतलब एक तो ये बना दी और एक ये और बना दी, ठीक है। यानी कि V2 और V4 के बीच में एक तो E4 है और एक है E6, तो ये दोनों बनानी पड़ेगी आपको, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में देखो आपके पास में है V3 और V4, तो V3 और V4 के बीच में देखो केवल एक और है V5 E5, तो ये लिख दीजिए, ये आ गया आपके पास में E5। उसके बाद देखो V5 यानी कि V2 और V5 के बीच में कितनी कोरें हैं, एक और है E7, तो V2 और V5 कहां पर है, ये रहा V2 और ये रहा V5, तो यहाँ पे इसको मिला दीजिए, ये हमने मिला दिया। और एक और कौन सी है, V2 से V5 के बीच में E7 है, तो ये लिख दिया E7। इसके बाद में देखिए V4 और V5 के बीच में भी एक और है E8, तो V4 कहां पर है, ये रहा, तो इसके और इसके बीच में भी क्या है, एक और है, जिसको हम क्या बोलेंगे, E8 बोलेंगे। तो इस प्रकार से आपका ये यूनियन हो गया पूरा का पूरा, ठीक है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिए, और ये जो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे करवाया है उसको आप अपने हिसाब से समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे दो ग्राफों का सर्वनिष्ठ, ठीक है। दो ग्राफों का सर्वनिष्ठ देखो क्या होता है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है कि माना G1 बराबर V1 और E1 तथा G2 बराबर V2 और E2 आपको दो ग्राफ दिए गए हैं, तब G1 और G2 का जो इंटरसेक्शन होगा यानी कि सर्वनिष्ठ होगा, उसको हम G बराबर G1 इंटरसेक्शन G2 से डिनोट करेंगे, ठीक है। जहां V तो होगा V1 और V2 का इंटरसेक्शन, और E होगा E1 और E2 का इंटरसेक्शन। लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखना है कि कभी भी V1 और V2 का जो इंटरसेक्शन है वो कभी भी फाई नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहे हैं, तो इस प्रकार से फिर हम इसको नहीं कर पाएंगे। तो देख लीजिए आपके पास में यही दिया हुआ है, इसी का हम बना के देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे बनाया नहीं है, सॉरी, अभी इसी का बना के देख लेते हैं। देखो कैसे बनेगा इसका। जैसे ये तो आ गया आपके पास में G, यानी कि G बराबर G1 यूनियन G2 आ गया। अभी हम यहाँ पे बना लेते हैं G बराबर G1 इंटरसेक्शन G2, ये बना लेते हैं अभी, ठीक है। तो देखो कैसे बनाएंगे, बहुत ही इजी है एकदम से, ज्यादा कुछ हार्ड है नहीं है इसमें। तो बच्चों देखिए इसमें और इसमें दोनों में कौन कौन से वर्टेक्स कॉमन आ रहे हैं। तो देखो इसमें आपके पास में V2, इसमें भी V2 है, इसमें V4, इसमें V4 है, तो V2 और V4 दो ही ऐसे वर्टेक्स है जो दोनों में कॉमन आ रहे हैं। तो आप दोनों को लिख लीजिए, ये V2 आ गया और ये आ गया V4, ठीक है। अभी देखिए दोनों में कौन सी कोर जो है, एज जो है कॉमन आ रही है। तो देखो V2 और V4 में E4 यहाँ पे भी है और E4 यहाँ पर भी है, इसका मतलब E4 कॉमन आ रही है, तो इसका मतलब ये बना दी हमने E4, ये बना दी हमने E4, ठीक है। इसके अलावा कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसका मतलब जो इंटरसेक्शन होगा G1 और G2 का, वो क्या होगा आपके पास में, ये होगा। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से, ठीक है। डेफिनेशन मैंने आपको बताई दी है, एक बार फिर से आप देख लेना अगर देखना चाहो तो चलो बच्चों अब हम देखते हैं पूरक ग्राफ क्या होता है। देखो पूरक ग्राफ कि किसी सरल ग्राफ G बराबर V, E का पूरक ग्राफ G बार बराबर V, E बार होता है, जहां E यदि कैपिटल E में है तो E जो है ना वो कैपिटल E बार में नहीं होगा, और यदि E जो है वो E में नहीं है तो E जो है वो कैपिटल E बार में होगा। तो इसका मतलब क्या है वो आप समझ लीजिए एक बार। देखिए पूरक ग्राफ देख रहे हैं हम यहाँ पर, पूरक ग्राफ यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री ग्राफ हम देख रहे हैं। जैसे आपको कोई एक G बराबर दिया गया है V, E, ठीक है, ये आपके पास में ग्राफ है, तो इस G का पूरक ग्राफ जो होगा उसको हम G बार से डिनोट करेंगे, और G बार बराबर होगा, देखो शीर्ष तो सेम होंगे, शीर्ष में तो कोई आपको चेंजेस नहीं करने हैं, ठीक है, लेकिन जो कोर जो होगी ना वो कोर क्या होगी, कोर के ऊपर बार लग जाएगा, मतलब E बार हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई मान लो आपके पास में E कोर है, यदि वो E कोर इसमें आ रही है तो वो इसमें नहीं हो सकती, और यदि E कोर इसमें आ रही है तो वो इसमें नहीं हो सकती। इसका मतलब साफ सही है कि यदि E जो है वो कैपिटल E में है तो दिस इंप्लाइज E जो है वो नहीं होगी E बार में, ठीक है, तथा यदि E जो है वो E में नहीं है तो हम बोलेंगे E जो है वो होगी E बार में। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, पूरक ग्राफ बोलते हैं, ठीक है। ये डेफिनेशन है सिंपल सी। अभी एक एग्जांपल जो है वो हम ले लेते हैं। जैसे देख लीजिए
सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं जो हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, आपको शायद तो पूरा नहीं दिख रहा होगा, तो एक मिनट देख लीजिए आप। ये दिया हुआ आपको, ये आ गया आपके पास में यहाँ पर V1, ये आ गया V2, ये आ गया V3, ये आ गया V4 और ये आ गया V5। ठीक है, ये आपको कोई जी ग्राफ दिया गया है। अब हमको क्या बनाना है, इसका पूरक बनाना है। ठीक है, ये आपको जी ग्राफ दिया गया है और अब हमको इसका पूरक बनाना है। तो देखो इसका पूरक कैसे बनाएंगे, हमको जी बार बनाना है। तो देखो कैसे बनाओगे, सबसे पहले ये शीर्ष ऐसे कैसे लिख लो आप, पूरे के पूरे शीर्ष ऐसे कैसे लिख लेंगे। ये V1 हो गया, ये V2 हो गया, ये V3 हो गया, ये V4 हो गया, ये V5 हो गया। अब देखिए V1 से V2 के बीच में एक कोर यहां पर है ना, तो ये कोर जो है ना वो इसमें नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब V1 और V2 के बीच में एक कोर है, तो V1 और V2 में के बीच में यहां पर कोर नहीं होनी चाहिए। और सबके बीच में हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन V1 और V2 के बीच में नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि हम V1 और V4 के बीच में कोर बना सकते हैं, V1 और V3 के बीच में कोर बना सकते हैं, और V1 और V5 के बीच में कोर बना सकते हैं, लेकिन V1 और V2 के बीच में कोर नहीं बना सकते। ठीक है, इसके बाद देखो V2 जो है वो V3 और V4 के बीच में कोर है। इसका मतलब किसके बीच में नहीं है, V5 के बीच में नहीं है, तो हम V2 से V5 के बीच में कोर बना सकते हैं। इसका मतलब V2 से V5 के बीच में हम कोर बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो V3 जो है वो V2 से भी जुड़ा हुआ है और V5 से भी जुड़ा हुआ है। किससे नहीं जुड़ा हुआ है, V1 से और V4 से। तो V1 और V4 से इसको जोड़ दीजिए, यानी कि V3 जो है वो V1 से जुड़ा हुआ है और V3 जो है वो V4 से भी जुड़ा होगा। ठीक है, यहाँ पर जी बार में। उसके बाद में देख लीजिए और कोई बच गया, जैसे V5 है, तो V5 है V4 से भी जुड़ा हुआ है और V3 से भी जुड़ा हुआ है। इसका मतलब इन दोनों से जुड़ा हुआ है केवल V5। इसका मतलब V5 जो है वो V2 और V1 से जुड़ सकते हैं। तो V5 है V2 से जुड़ सकता है और V1 से जुड़ सकता है। ये हमारा पूरा पूरा क्या बन गया, पूरक ग्राफ बन गया। किसका, इस जी का। तो ये जी का पूरा ग्राफ क्या हो गया आपके पास में, ये हो गया। बिल्कुल सिंपल से एकदम से। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में हम देखते हैं दो ग्राफों का गुणनफल। अब देखिए दो ग्राफों का जो गुणनफल होगा उसकी डेफिनेशन देखिए, 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। आप सबसे पहले ऊपर वाले की तरफ ध्यान मत देना, संयुक्त ग्राफ की तरफ केवल दो ग्राफों का गुणनफल देख लीजिए। देखिए माना G1 बराबर दिया हुआ है V1 E1 और G2 बराबर दिया हुआ है V2 E2। ठीक है, दो ग्राफ है, तब G1 तथा G2 का गुणनफल G बराबर G1 गुणा G2 से निरूपित किया जाता है, जिसमें शीर्षों का समुच्चय तो होगा V1 गुणा V2, यानी कि V1 क्रॉस V2 बोलेंगे, गुणा मत बोलना, यहाँ पे क्रॉस बोलना। V1 क्रॉस V2 होता है तथा कोरे निम्न प्रकार से होती है। देखो क्या है कोरों का, कि हम क्या करेंगे कि V1 क्रॉस V2 अर्थात, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि G1 क्रॉस G2 जो होगा, या फिर G में से हम क्या करेंगे, दो शीर्ष लेंगे, एक ये और एक ये। ठीक है, अब ये दो शीर्ष जो होंगे ना, इन दोनों शीर्षों के बीच में निम्न कंडीशन यदि फॉलो हो रही है, तब हम क्या बोलेंगे कि इन दोनों के बीच में कोरे भी विद्यमान होगी। दो ही चीज देखनी है हमको, एक तो शीर्ष निकालने और एक उनके शीर्षों के बीच में कोरे निकालनी है। तो शीर्ष तो हमारे पास में आराम से निकल जाएंगे, यानी कि V1 क्रॉस V2 कर दोगे तो शीर्ष आपके पास में आ जाएंगे। लेकिन हमको कोरे निकालनी है, तो कोरे हम निम्न प्रकार से निकालेंगे कि आपको मान लिया जैसे ये और ये आपको दो शीर्ष दिए गए हैं, तो ये दो कंडीशन फॉलो करेगी, तब क्या होगी, इन दोनों के बीच में कोर विद्यमान होगी, अदरवाइज नहीं होगी। देखो दो कंडीशन क्या है, यदि A1 और B1 बराबर हो गए, यदि A1 और B1 बराबर हो गए, तब इसी के साथ में हम देखेंगे कि A2 और B2 आपके आपस में जुड़ी हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, अगर A2 और B2 आपस में जुड़ी हुई है, तब हम बोलेंगे कि इन दोनों के बीच में भी कोर उपस्थित होगी, यानी कि हम बोल सकते हैं कि दोनों क्या होंगे, G2 में आसन है। आई बात समझ में। तथा या फिर ऐसे भी हो सकता है कि A2 और B2 बराबर हो। ठीक है, तब हम चेक करेंगे कि क्या A1 और B1 आपस में जुड़ी हुई है। अगर जुड़ी हुई है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में एक और उपस्थित होगी। ठीक है, समझ में नहीं आया तो देखिए समझा देता हूं फिर से मैं। जैसे दो ग्राफ आपको दिए गए हैं, एक तो G1 दिया गया है, G1 बराबर है V1 E1 और एक दिया गया है G2 जो कि है V2 E2। अब आपको निकालना है G1 क्रॉस G2, जिसे हम G से डिनोट करेंगे। ठीक है, इसमें देखो आपके पास में वही होंगे, एक तो शीर्ष होंगे और एक कोरे होगी। तो शीर्ष जो होंगे ना वो तो सिंपल से है, शीर्ष जो होंगे ना G में शीर्ष जो होंगे वो तो होगी आपके पास में V1 क्रॉस V2। इसका मतलब क्या हुआ कि V1 और V2 आपके पास में दो सेट है, और दो सेटों का गुणनफल करना आपने 11th क्लास में और 12th क्लास में सीखा होगा।
ठीक है, ये आपको मैं फिर से बता दूंगा, टेंशन ना लीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा। और फिर हमको एज निकालनी है ई। ठीक है, अब एज को देखो कैसे डिसाइड करेंगे। अब देखो इसमें जो शीर्ष होंगे, यानी कि जी में जो शीर्ष होंगे या फिर वी में जो शीर्ष है, वो शीर्ष कुछ इस प्रकार से होंगे, A1 A2 B1 B2। ठीक है, कुछ इस प्रकार से शीर्ष होंगे इसमें, या फिर C1 C2 D1 D2 इस प्रकार से शीर्ष होंगे इसमें। ठीक है, यानी कि क्रमित युग्म के रूप में होंगे, साफ सी बात है, ऑर्डर्ड पेयर के रूप में होंगे। तो यहां से देखिए ये दो जो शीर्ष है, इन दोनों शीर्षों के बीच में यदि कोर है या नहीं है, इस बात का डिसाइड हम 2 पॉइंट से करेंगे। देखो 2 पॉइंट कौन कौन से हैं। ये 2 शीर्ष जो है, इसमें ऐसा हो सकता है कि A1 और B1 आपको बराबर दिए गए हैं। यदि A1 और B1 यदि आपको बराबर दिए गए हैं, तब हम बोलेंगे कि A2 और B2 जो है ना, वो आपके A2 और B2 जो है वो आपके पास में आसन शीर्ष होने चाहिए, आसन शीर्ष होने चाहिए। इसका मतलब एडजेसेंट वर्टेक्स होने चाहिए, एडजेसेंट वर्टेक्स होने चाहिए। ठीक है, आसन शीर्ष होने चाहिए, इसका मतलब A2 और B2 के बीच में एक कोर होनी चाहिए। अगर कोर है तब तो इन दोनों के बीच में भी एक कोर अवश्य होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, या फिर ऐसे हो सकता है कि A2 और B2 बराबर हो, A2 बराबर हो B2 के। यदि ऐसा हो रहा है तब हमें किसको चेक करना है, A1 और B1 को। A1 और B1 को चेक करना है कि A1 और B1 जो है वो आसन शीर्ष है या नहीं है। यदि आसन शीर्ष है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में कोर होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, अभी भी नहीं समझ में आए तो एक बार एग्जाम्पल देख लीजिए, पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। और जो मैं आपको एग्जाम्पल समझाने जा रहा हूँ, ये एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये एग्जाम्पल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये एग्जाम्पल 2006 में, 2009 में, 2010 में, 2014 में राजस्थान यूनिवर्सिटी में आया हुआ है। इसके अलावा शेखावाटी में भी आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। आपको G1 और G2 2 ग्राफ दिए गए हैं। देखो कौन कौन से। एक तो आपको G1 दिया गया है, जिसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये आपके पास में हो गया U1 और ये हो गया V1, ये ग्राफ है G1। ठीक है, इसके बाद में एक और दिया गया है G2, इसमें 3 शीर्ष है। ये पहला वाला है U2, दूसरा वाला है V2 और तीसरा वाला है W2। ठीक है, अब आपको इन दोनों का गुणनफल निकालना है। इसका मतलब आपको क्या करना है, आपको G निकालना है, जो कि किसके बराबर होगा, G1 गुणा G2 के बराबर होगा, G1 क्रॉस G2 के बराबर होगा। अब देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको इनके वर्टेक्स निकालना है, इसके शीर्ष निकालना है। और मैंने आपको बताया कि इन दोनों के शीर्ष जो होंगे ना, गुणनफल में जो शीर्ष होंगे वो V1 क्रॉस V2 के रूप में होंगे। इसका मतलब इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट होंगे। देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कैसे करते हैं, 11th क्लास में सीखा हमने। सबसे पहले U1 को करेंगे इन तीनों के साथ में, तो क्या आएगा, U1 को U2 के साथ में करेंगे तो आपके पास में एक शीर्ष मिल जाएगा आपको U1 U2। उसके बाद में U1 को V2 के साथ में करोगे तो दूसरा शीर्ष मिल जाएगा आपको U1 V2। फिर U1 को W2 के साथ में करोगे, तीसरा शीर्ष मिल जाएगा आपको U1 W2। ठीक है, अब हमको V1 को करना है इन तीनों के साथ में, तो क्या आएगा, देखो एक शीर्ष सबसे पहला शीर्ष आपको मिलेगा V1 U2, तो ये आ गया V1 U2। उसके बाद दूसरा शीर्ष जो होगा वो आएगा V1 V2 V1 V2, और तीसरा शीर्ष आपके पास में आएगा V1 W2। ठीक है, ये आ गया। तो शीर्ष तो आप ऐसे आराम से निकाल सकती हो। अब आपको निकालनी है कोरे, कि किन किन के बीच में कोरे विद्यमान है और किन के बीच में कोरे विद्यमान नहीं होगी। तो देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इन दोनों के बीच में। इन दोनों में आप ध्यान से देखोगे, देखो इसमें पहला एलिमेंट दोनों में बराबर आ रहा है U1 और U1। अगर U1 और U1 बराबर आ रहे हैं तब हम दूसरे वाले को चेक करेंगे कोर के लिए, U2 और V2। देखो इसमें U2 और V2 के बीच में एक कोर है या नहीं है, U2 और V2 के बीच में एक कोर है, इसका मतलब इसके बीच में भी एक कोर आएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं इन दोनों को। तो यहां पर देखिए U1 और V1 बराबर नहीं है, लेकिन U2 और V2 बराबर है। अब U2 और V2 बराबर है तो हम किसको चेक करेंगे, U1 और V1 को। तो देखिए U1 और V1 के बीच में एक कोर उपस्थित है, इसका मतलब यहां पर भी एक कोर उपस्थित होगी। अब हम देखते हैं इन दोनों के बीच में, तो इसमें देखिए V1 और V1 बराबर आ रहे हैं, पहले एलिमेंट दोनों में बराबर आ रहे हैं। तो अब हम चेक करेंगे U2 और V2 को। तो यहाँ पे देखिए U2 और V2 के बीच में एक कोर है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में भी एक कोर होगी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इन दोनों को। इसमें देखिए
U1 और V1 बराबर नहीं है, लेकिन V2 और V2 बराबर आ रहे हैं, सेकंड एलिमेंट दोनों में बराबर है, तब हम क्या बोलेंगे कि U1 और V1 को चेक करेंगे। तो यहां पर देखो U1 और V1 के बीच में एक कोर है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में भी एक कोर होगी, यानी कि दोनों दोनों आसन शीर्ष होंगे। ठीक है, अब देखो U1 और V2 और U1 और W2 के बीच में चेक करते हैं। देखो U1 और U1 बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब V2 और W2 को चेक करेंगे। तो यहां पर देखिए V2 और W2 आसन शीर्ष है या नहीं है, एडजेसेंट वर्टेक्स है या नहीं है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में एक कोर अवश्य होगी। उसके बाद हम इन दोनों को चेक करते हैं। तो देखो U1 और V1 बराबर नहीं है, लेकिन W2 बराबर आ रहे हैं दोनों में, तो दोनों में W2 बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब U1 और V1 को चेक करेंगे। तो देखो U1 और V1 यहाँ पर आसन शीर्ष है, इसका मतलब एडजेसेंट वर्टेक्स है, तो फिर यहाँ पर भी क्या बनेगी, एक कोर बन सकती है गुणनफल में भी। इसके बाद देखो इन दोनों को चेक करते हैं। इसमें देखो V1 और V1 बराबर आ रहे हैं, तो हम किसको चेक करेंगे, V2 और W2 को। तो इसमें देखो V2 और W2 के बीच में एक कोर है, यदि यहाँ पर एक कोर है तो यहाँ पर भी एक कोर होगी। अब बच के कौन कौन से, डायगोनल पर चेक कर लेते हैं। चलो देखो U1 U2 और V1 और V2 को चेक करते हैं। सबसे पहले इन दोनों को चेक करते हैं, तो इन दोनों में कोई भी एलिमेंट जो है वो कॉमन नहीं आ रहा है, कॉमन नहीं आ रहा तो इनके बीच में जो कोर है वो भी नहीं होगी। फिर अब इन दोनों को चेक करते हैं, तो देखो इन दोनों में भी कोई भी एलिमेंट जो है कॉमन नहीं आ रहा है। यहाँ पे V1 है तो यहाँ पे U1 है, यहाँ पे U2 है तो यहाँ पे V2 है, तो इनके बीच में भी कोर नहीं बनेगी। इसी प्रकार इनके बीच में कोर नहीं बनेगी और इनके बीच में कोर नहीं बनेगी, और ये आपके पास में आ गया G1 क्रॉस G2। इस प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं, दो ग्राफों का गुणनफल हम आसानी से निकाल सकते हैं। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो यही है दो ग्राफों का गुणनफल। एक बार फिर से आप आराम से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये एग्जाम्पल जो है ना, इसको आप अच्छे से समझ के जाना। ठीक है, मैंने आपको आराम से समझाया है जहां तक मुझे पता है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से समझ करना जाना, ये एग्जाम में आ भी सकता है। ठीक है, राजस्थान यूनिवर्सिटी वाले तो पक्का देख लेना, और सहकावाटी में भी आ सकते हैं। अब देखो आपके राजस्थान यूनिवर्सिटी में एक क्वेश्चन आया हुआ है, उस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि संयुक्त ग्राफ किसे कहते हैं, तथा ये एग्जाम्पल दिया गया था, आपको पूछा गया था कि इन दोनों का संयुक्त ग्राफ बनाइए। मतलब कि ये दो ग्राफ आपको दिए गए थे, इधर वाले दोनों के दोनों, और आपको पूछा गया था कि इन दोनों का संयुक्त ग्राफ, यानी कि आपको ये G1 क्रॉस G2 बनाना था। लेकिन ध्यान रखना कि अगर एग्जाम में संयुक्त ग्राफ बोले ना, तो आपको डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज करनी है। थोड़ी सी कहां पर चेंज करनी है, ज्यादा कुछ भी नहीं है, बस आपको ये याद रखना है, जैसे G1 और G2 आपके पास में दो ग्राफ है, तो G1 और G2 का जो संयुक्त ग्राफ होगा ना, वो क्या होगा, G1 बड़ा कोष्टक G2। ठीक है, G1 लार्ज ब्रैकेट G2, इसको हम इस तरह से डिनोट करेंगे। जिस प्रकार से हमने दो ग्राफों का गुणनफल कैसे डिनोट किया है, G1 क्रॉस G2 से, उसी प्रकार से दो ग्राफों का संयुक्त ग्राफ जो होगा उसको हम डिनोट करेंगे G1 बड़ा कोष्टक या लार्ज ब्रैकेट G2। इस प्रकार से हम डिनोट करेंगे, बस इतना ध्यान रखना है। तो आपको डेफिनेशन में भी यही चेंज करना है कि यहां पे लिखा हुआ है G1 तथा G2 का गुणनफल, तो आपको ये नहीं लिखना है, आपको लिखना है G1 तथा G2 का संयुक्त ग्राफ G बराबर होगा G1 बड़ा ब्रैकेट G2, G1 लार्ज ब्रैकेट G2, ये लिखना है इसकी जगह पर, इतने की जगह पर संयुक्त ग्राफ G बराबर G1 बड़ा ब्रैकेट G2, ये आपको लिखना है, से निरूपित किया जाता है। और आगे की पूरी डेफिनेशन सेम टू सेम है। ठीक है, क्वेश्चन में भी आपको बोलेगा कि आपको निकालना है दोनों ग्राफों का संयुक्त ग्राफ, तो आपको यहां पर G1 क्रॉस G2 नहीं दिखाना है, आपको दिखाना है यहां पर G1 बड़ा ब्रैकेट G2। ठीक है, हाँ, यहां पर V1 क्रॉस V2 ही लिखना है आपको। ठीक है, और कुछ भी चेंज नहीं करना है, केवल और केवल यहां पर और एक यहां पर चेंज करना है, और बाकी पूरा का पूरा सेम रहेगा संयुक्त ग्राफ का। और ये एग्जाम में आया हुआ है, तो इसको भूलना मत। ठीक है, अच्छे से समझ के जाना, नहीं समझ में आया तो मेरे को फिर से मैसेज कर देना, मैं आपको पर्सनली बता दूंगा फोन करके, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखते हैं उपग्राफ के बारे में। ठीक है, देखो उपग्राफ क्या होता है, उपग्राफ की डेफिनेशन देख लीजिए, बहुत ईजी है एकदम, ज्यादा कुछ देखने वाली इसमें बात नहीं है। तो देखो क्या है कि कोई ग्राफ H एक दिए हुए ग्राफ G का उपग्राफ कहलाता है यदि H में सभी शीर्ष तथा कोरे G में विद्यमान, मतलब H की जितनी भी शीर्ष और कोरे जो होगी ना वो G में होनी चाहिए। ठीक है, तथा H में प्रत्येक कोर के अंत्य शीर्ष वही है जो कि इस कोर के ग्राफ G में है, और H G का यदि उपग्राफ है उसको हम H सबसेट ऑफ G से डिनोट करते हैं। सिंपल से एकदम से, देखो एग्जाम्पल से समझो, पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा, ज्यादा कुछ समझने वाली बात भी नहीं है। जैसे आपको ये दिया हुआ है, एक K5 दिया गया है। ठीक है, तो K5 का मतलब एक पूर्ण ग्राफ दिया गया है। ठीक है, तो K5 आपको दिया गया है,
तो K5 आपको दिया गया है। अब हम बना रहे हैं एक ग्राफ और, जैसे ये ग्राफ हमने बना लिया। अब हमें चेक करना है कि ये ग्राफ इसका उपग्राफ है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे? तो सबसे पहले देखो कि ये सारे के सारे शीर्ष इसमें है या नहीं है। तो देखो V1 भी है, V5 भी है, V2 भी है और V4 भी है। अब इसमें जो कोर बनाई गई है वो कोर चेक करो कि V1 और V2 के बीच में कोर है क्या? है भाई। V1 और V5 के बीच में है, V2 और V5 के बीच में भी है, और V1 और V4 के बीच में भी है, V4 और V5 के बीच में भी है। इसका मतलब ये जो ग्राफ है वो इसका उपग्राफ है, सॉरी इसका उपग्राफ है। इसका मतलब ये जो ग्राफ है वो K5 का क्या है? उपग्राफ है। बस यही है उपग्राफ की डेफिनेशन। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो देखने जा रहे हैं, मतलब जो क्वेश्चन एग्जाम में आपको पूछे गए हैं वो क्वेश्चन हम अगली क्लास में देखेंगे, अगले वीडियो में। और उसके बाद में एक वीडियो और बनाना पड़ेगा जो कि भारित ग्राफ से रिलेटेड होगा, क्योंकि भारित ग्राफ का क्वेश्चन जो है ना वो भी आपको एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है। तो भारित ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन जो है ना वो मैं आपको उससे अगले वीडियो में, एक वीडियो में करा दूंगा कंप्लीट। ठीक है, तो भारित वीडियो, तो आपको ये सारे के सारे अच्छे से समझना है, सारे के सारे डेफिनेशन याद करनी है। और मैं आपको साथ साथ में ये भी बता रहा हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन कब कब आए हुए हैं। तो प्लीज आप इनको अच्छे से देखना, ठीक है, और आपको स्कोर जो है वो अच्छे से अच्छा लेके आना, मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहे, अपना ध्यान रखें और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करें। धन्यवाद।